नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो रोमांस, खौफ और एक अंधी दौड़ से भरा है। जरा सोचिए, एक अकेली समुद्री यात्रा जिसने न सिर्फ दुनिया का भूगोल बदल दिया, बल्कि वैश्विक संपत्ति और सत्ता के पूरे ढांचे को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। ये कहानी है वास्को डी गामा की उस खोज की जिसने दो अलग अलग दुनियाओं को एक ऐसे धागे से बांधा जो आगे चलकर बहुत ही खूनी और गहरा साबित हुआ। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीबोगरीब सवाल से होती है। सवाल यह है कि आखिर कैसे सड़ते हुए मांस को बचाने की चाहत ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है ना, लेकिन सच यही है। इस पूरी यात्रा के पीछे का सबसे बड़ा कारण था 15वीं शताब्दी के यूरोप की कड़कड़ाती ठंड और उनकी डाइनिंग टेबल पर रखा वो बेस्वाद उबला हुआ मांस। मसालों के लिए यूरोप की बेतहाशा तलाश। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस भू राजनीतिक मजबूरी ने एक पूरी समुद्री क्रांति को जन्म दे दिया। उस समय 15वीं सदी के यूरोप और रहस्यमयी पूर्व के बीच मानो जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ यूरोप था जहां बर्फ से ढकी सर्द रातों में लोग नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस खाने को मजबूर थे। स्वाद के नाम पर उनके पास सच में कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ था रहस्यमयी पूर्व, जिसे दुनिया भारत कहती थी। एक ऐसा देश जहां काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची जैसी जादुई जड़ी बूटियां उगती थीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मसाले सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि मांस को लंबे समय तक सड़ने से बचाने का एक जादुई तरीका थे। और इसीलिए उस दौर में ये मसाले लिटरली सोने के भाव बिकते थे। तो यहां पेंच क्या था? यूरोप को मसाले चाहिए तो थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो जमीनी रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक था। एक तरह की महानाकाबंदी। अरब व्यापारियों ने इन रास्तों पर अपना पूरा एकाधिकार यानी मोनोपोली बना रखी थी। वो भारत से सस्ते में मसाले खरीदते और यूरोप में मनमानी कीमत पर बेचते। ऊपर से बीच में उस्मानिया साम्राज्य की एक विशाल और अभेद्य दीवार खड़ी थी, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। इन भारी भू राजनीतिक अड़चनों ने स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं को इतना बौखला दिया, इतना डेस्परेट कर दिया कि उन्होंने एक खौफनाक और बिल्कुल अनजान रास्ते की तरफ देखने का फैसला किया। समंदर का रास्ता। मौत के समंदर का सफर। जाहिर है ये कोई साधारण फैसला बिल्कुल नहीं था। आइए देखते हैं कि कैसे ये शुरुआती समुद्री खोज किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं थी। अगर हम 1488 से 1498 के बीच की टाइमलाइन पर नजर डालें तो खौफ का मंजर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। देखिए, 1488 में बार्थोलोमियो डियाज समंदर के खौफ से हार कर तूफानों के अंतरीप से वापस लौट आया था। लेकिन फिर आता है 8 जुलाई 1497 का दिन, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह पर कोई जश्न नहीं मन रहा था, बल्कि हजारों की भीड़ वहां छाती पीट पीट कर रो रही थी। वे वास्को डी गामा और उसके नाविकों को ऐसे विदा कर रहे थे मानो उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेजा जा रहा हो। समंदर का खौफ उस वक्त लोगों के दिलों में इस कदर हावी था, और उनका यह डर बेबुनियाद नहीं था। खुले अटलांटिक महासागर में पहुंचते ही प्रकृति ने अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, 10-10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें जो उनके लकड़ी के जहाजों को खिलौनों की तरह उछाल रही थीं। उनके पास कोई सटीक दिशा सूचक यंत्र नहीं था, बस आसमान के तारों के भरोसे वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तूफानों से भी बड़ा एक और दुश्मन था, स्कर्वी नाम की बीमारी। ताज़ा खाना न मिलने की वजह से नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत टूटकर सीधे हाथों में आने लगे थे। जहाज का निचला हिस्सा एक तैरते हुए मुर्गा घर में तब्दील हो गया था। हालात इतने बदतर थे कि रोज लाशों को भारी पत्थरों से बांधकर समंदर के पानी में फेंका जा रहा था। अब इस भयानक दर्द और मौत के साये में जब बचे हुए नाविकों ने बगावत कर दी और वापस लौटने की भीख मांगी, तब वास्को डी गामा का एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आया। उसने अपनी तलवार निकाली, दिशा बताने वाले सारे उपकरण समंदर में फेंक दिए और चीख कर कहा, या तो हम भारत पहुंचेंगे या ये समंदर हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। ये शब्द, ये कोटेशन उस इंसान के पागलपन और खौफनाक जुनून को दिखाता है जिसने मौत के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया था। वो नाविक जिसने इतिहास बदल दिया। मौत के इस भयानक संघर्ष के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्वी अफ्रीका के तट पर हुई एक बेहद अहम मुलाकात की। कई दिनों की मौत की लड़ाई के बाद अचानक तूफान थमा। उन्होंने आखिरकार वो कर दिखाया था जो डियाज नहीं कर पाया था।
उस खौफनाक तूफानों के अंतरीप को पार कर लिया गया था और अब उसे एक नया नाम मिला, उम्मीद की किरण, यानी केप ऑफ गुड होप। वो हिंद महासागर में प्रवेश कर चुके थे। ये एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी उनके सामने मुंह बाए खड़ी थी। ये समंदर उनके लिए पूरी तरह से अनजान था। उन्हें अब एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश थी जो इस अनजान पानी के चप्पे चप्पे को समझता हो, और पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी तट पर उनकी मुलाकात ठीक एक ऐसे ही इंसान से हुई। ये भारतीय नाविक, ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि हवाओं, सितारों और समुद्री धाराओं का एक जीता जागता सजीव नक्शा था। उसने वास्को डी गामा को जो ज्ञान दिया ना, उससे पुर्तगालियों के तो होश ही उड़ गए। इसी विशेषज्ञ की मदद से मानसून की मेहरबान हवाओं ने उनके टूटे फूटे जहाज़ों को सही दिशा में धकेलना शुरू किया। स्वर्ण नगरी कालीकट में प्रवेश, और फिर आखिरकार 20 मई 1498 की वो जादुई सुबह आई। महीनों से जहाज़ों की जो सड़ांध और खारे पानी की महक थी, वो अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह चंदन, इलायची और काली मिर्च की नशीली खुशबू ने ले ली थी। ये इस बात का इशारा था कि वो मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, जब दो बिल्कुल अलग संस्कृतियां टकराती हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। वास्को डी गामा ने शायद सोचा होगा कि वो किसी पिछड़ी जगह जा रहा है, लेकिन कालीकट तो एक महान स्वर्ण नगरी थी। जब फटेहाल वास्को डी गामा ने केरल के बेहद शक्तिशाली राजा जमोरिन को अपने उपहार पेश किए, जिनमें बस कुछ सस्ती लकड़ियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा शहद था, तो दरबारियों की हंसी ही छूट गई। जाहिर है, उनके सामने सोने और बेशकीमती हीरो से लदे राजा जमोरिन बैठे थे। ये सच में एक बहुत बड़ा कल्चरल क्लैश था, जहां दुनिया का सबसे अमीर दरबार एक थके हारे बदहाल विदेशी को हैरानी से देख रहा था। खैर, राजा जामोरिन में अपनी परंपरा के अनुसार इस मेहमान का स्वागत किया और उन्हें व्यापार की अनुमति दे दी। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वास्को डी गामा अपने जहाज़ों में मसाले भरकर वापस पुर्तगाल लौटा। आपको अंदाजा है उसे कितना मुनाफा हुआ? पूरे 64 गुना। जी हां, 64 गुना। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यात्रा का सारा खर्च और नुकसान काटने के बाद भी 64 गुना का शुद्ध मुनाफा। इस एक अकेले आंकड़े ने पूरे यूरोप में ऐसी आग लगा दी कि स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे हर देश के राजाओं की रातों की नींद उड़ गई। उपनिवेशवाद का अंधकार युग। लेकिन इस अपार मुनाफे के पीछे का जो सच था, वो बहुत ही भयानक था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये महज एक व्यापारिक खोज इतिहास के सबसे खौफनाक और दर्दनाक अध्याय में बदल गई। वास्को डी गामा ने जिस दरवाजे को खोला था, वो असल में एक आफत का पिटारा साबित हुआ। देखिए कैसे चीजें बदलीं। शुरुआत तो एक शांतिपूर्ण व्यापार के अनुरोध से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते बहुत जल्द पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक चौकियों को सशस्त्र सैन्य किलों में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने समंदर पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपनी तोपें तान दी, और ये सब देखकर पीछे पीछे डच और फ्रांसीसी नौसेनाएं भी वहां आ धमकी। शांतिपूर्ण व्यापार का ये नया रास्ता अब क्रूरता और साम्राज्यवाद का एक खुला निमंत्रण बन चुका था। ऐतिहासिक स्रोत इस दौर को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। इन यूरोपीय ताकतों को अब सिर्फ मसाले नहीं चाहिए थे, उनकी नज़र अब भारत की पूरी संपत्ति पर थी। हमारे स्रोतों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सफेदपोश भेड़िए की तरह वर्णित किया गया है, जिसने कूटनीति के गंदे खेल खेले, स्थानीय रियासतों को आपस में लड़वाया और भारत का सारा सोना और वैभव जहाज़ों में भरकर यूरोप की तिजोरियों में पहुंचा दिया। ये कोई साधारण व्यापार नहीं था। ये व्यापार के नाम पर सदियों तक चलने वाला एक बेहद गहरा और नग्न शोषण था। भारत की अजेय आत्मा। लेकिन इतनी क्रूरता और सदियों की गुलामी के बाद भी कहानी का अंत यहां नहीं होता। ऐतिहासिक स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अकल्पनीय शोषण और घोर अंधकार के बावजूद भारत की मूल भावना को कभी कुचला नहीं जा सका। सोने की इस चिड़िया को पिंजरे में कैद जरूर किया गया, लेकिन वास्को डी गामा ने 1498 में जो रास्ता खोला था और जिसने सदियों की गुलामी थोपी, उस देश ने हार नहीं मानी। अपनी असली आज़ादी 15 अगस्त 1947 को वापस पाई, जब सदियों की बेड़ियों को तोड़कर इस राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, और उसकी उड़ान को फिर कोई रोक नहीं सका। तो अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। वास्को डी गामा की उस यात्रा ने निश्चित रूप से दुनिया के दो हिस्सों को जोड़ा, विश्व व्यापार की नींव रखी, लेकिन पूर्ण लालच और मुनाफे से प्रेरित इस खोज की कीमत लाखों लोगों के शोषण और सदियों की गुलामी के रूप में चुकानी पड़ी। मानव इतिहास की इस सबसे बड़ी खोज की असली कीमत आखिर क्या थी? बस इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। यकीनन सोचने के लिए बहुत कुछ है।